एडोल्फ हिटलर 1921 से नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाजिस के नाम से जाना जाता है, उस पार्टी के निर्विवाद नेता थे। 1923 में जर्मन सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और कैद कर लिया गया था। उनकी योग्यता ने उन्हें प्रसिद्धि और समर्थक दिलाए। उन्होंने जेल के बाद के समय का उपयोग अपने राजनीतिक विचारों को माय स्ट्रगल नामक एक पुस्तक में निर्देशित करने के लिए किया। हिटलर के वैचारिक लक्ष्यों में क्षेत्रीय विस्तार, नस्लीय रूप से शुद्ध राज्य का समेकन और यूरोपीय यहूदियों और जर्मनी के अन्य कथित दुश्मनों को बाहर निकालना शामिल था। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने सरकार का तख्ता पलटने के हिंसक प्रयासों के बजाय चुनाव जैसे कानूनी साधनों के जरिए राजनीतिक सत्ता की तलाश शुरू कर दी। हिटलर के सत्ता में आने के बारे में एक आम गलत धारणा यह है कि उसे पद के लिए वोट दिया गया था। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मन सरकार का प्रमुख चांसलर नियुक्त किया। अब हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के 1889 से लेकर 1945 के सफर की। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऊपरी ऑस्ट्रियाई सीमावर्ती शहर ब्रॉनौ एम इन में हुआ था। 1898 में हिटलर का परिवार ऊपरी ऑस्ट्रिया की राजधानी लिंज में चला गया। दृश्य कला में करियर की तलाश में हिटलर ने अपने पिता के साथ कड़ा संघर्ष किया, जो उन्हें हैब्सबर्ग सिविल सेवा में प्रवेश कराना चाहते थे। हिटलर फरवरी 1908 और मई 1913 के बीच वियना में रहा। जब वह म्यूनिख के लिए निकला, वहां उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के उनके जीवन को नई दिशा दिए जाने तक पानी वाले रंगों और स्केचेस को चित्रित करके खुद को आगे बढ़ाया और समर्थन किया। वह सेना में शामिल हो गया। युद्ध के दौरान वह 2 बार 1916 और 1918 में घायल हुए और उन्हें कई पदकों से सम्मानित किया गया था। अक्टूबर 1918 में बेल्जियम में यप्रेस के पास एक सरसों के गैस के हमले में आंशिक रूप से अंधे होने के बाद हिटलर को पासवॉक के एक सैन्य अस्पताल में भेज दिया गया था। 11 नवंबर 1918 को उनके पास युद्ध विराम की खबर तब पहुंची जब वे स्वस्थ हो रहे थे। नवंबर 1918 में अस्पताल से छुट्टी मिलने पर हिटलर म्यूनिख लौट आए। 1919 में वह बवेरियन सैन्य प्रशासन के सूचना कार्यालय में शामिल हुए। इस कार्यालय ने नागरिक राजनीतिक दलों पर खुफिया जानकारी एकत्र की और सैनिकों के लिए कम्युनिस्ट विरोधी राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। अगस्त 1919 में एक पाठ्यक्रम प्रशिक्षक के रूप में हिटलर ने अपना पहला उग्र विरोधी सेमेटिक भाषण दिया। 1 महीने बाद उन्होंने जर्मनी से यहूदियों को हटाने की वकालत करते पहली बार कागज पर एक यहूदी विरोधी नस्लवादी विचारधारा व्यक्त की। अक्टूबर 1919 में हिटलर नाजी पार्टी में शामिल हो गया। उन्होंने 1920 में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम को तैयार करने में मदद की। कार्यक्रम नस्लवादी विरोधीवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद और अप्रवासी विरोधी शत्रुता पर आधारित था। 1921 तक वह नाजी पार्टी के पूर्ण नेता थे। अर्धसैनिक स्टुर्माबेटिलुंग स्टॉर्म ट्रूपर्स में 4000 से अधिक पुरुषों द्वारा समर्थित नाजी पार्टी की सदस्यता 2 वर्षों में बढ़कर 55,000 हो गई। वेमर चुनावों में राजनीतिक भागीदारी को रद्द करते हुए हिटलर और नाजी पार्टी के नेतृत्व ने वेमर गणराज्य के एक राज्य बवेरिया की सरकार का तख्ता पलटने की मांग की। बियर हॉल पुट्स 9 नवंबर 1923 को हुआ। पुट्स के ध्वस्त हो जाने के बाद म्यूनिख की एक अदालत ने उच्च राजद्रोह के आरोप में हिटलर और अन्य सरगनाओं पर मुकदमा चलाया।
हिटलर ने मुकदमे का इस्तेमाल संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली पर हमला करने और जेनोफोबिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में किया। हिटलर को दोषी पाया गया, लेकिन उसे कम सजा मिली और उसे केवल 1 साल की हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। उन्होंने 1926 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा माय स्ट्रगल लिखना शुरू करने के लिए जेल में अपने समय का इस्तेमाल किया। पुस्तक में उन्होंने एक स्पष्ट रूप से जाति आधारित राष्ट्रवादी, सामाजिक डार्विनवादी और मानव इतिहास की यहूदी विरोधी दृष्टि का अनावरण किया। उन्होंने घर पर तानाशाही, सैन्य विस्तार और पूर्व में कोर्ट रहने की जगह कोर्ट लेबेनसराम पर कब्जा करने की वकालत की। यह रहने की वह जगह थी जहां जर्मनों का इरादा स्वदेशी और कोर्ट अवर कोर्ट आबादी के पूर्व को साफ करना था। उनके जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी को पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया। उन्होंने चुनावी राजनीति में शामिल होने, नए और अलग थलग पड़े मतदाताओं को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों और जर्मन समाज में पारंपरिक विवादों को दूर करने के लिए समाधान को शामिल करने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति को बदला। संभावित मतदाताओं के डरों और आशाओं को दर्शाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हुए नाजियों ने इसके लिए प्रचार किया, जैसे राष्ट्रीय रक्षा क्षमता का नवीनीकरण, राष्ट्रीय संप्रभुता को बहाल करना, साम्यवाद का विनाश, वर्साय संधि को उल्टाना, जर्मनी में विदेशी और यहूदी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को खत्म करना और उसके द्वारा कथित तौर पर बनाई नैतिक भ्रष्टता को उल्टाना, आर्थिक समृद्धि पैदा करना और रोजगार पैदा करना। 1928 के राष्ट्रीय संसदीय चुनावों में इस रणनीति का परीक्षण करते हुए नाजियों को निराशाजनक 2.6% मत मिले। 1930 में महामंदी की शुरुआत के साथ नाजी आंदोलन का जर्मन आबादी पर प्रभाव बढ़ने लगा। मार्च में बहुसंख्यक गठबंधन सरकार गिरने पर 3 मध्यवर्गीय दलों ने असाधारण संसदीय चुनाव कराने के लिए आपातकालीन संवैधानिक प्रावधानों को रद्द किया, जिससे एक शासी बहुमत का निर्माण करने की उम्मीद हुई जो कि सोशल डेमोक्रेट्स और राजनीतिक वामपंथियों को शासन करने से स्थायी रूप से बाहर कर देगा। इस पैंतरेबाजी के विफल होने पर 1930-1932 में जर्मन सरकारों ने संसदीय सहमति के बजाय राष्ट्रपति के आदेश से शासन करने का सहारा लिया। नाजियों ने 1930 में आधुनिक तकनीक, आधुनिक राजनीतिक बाजार अनुसंधान और हिंसा के जरिए डराने धमकाने के संयोजन से अपनी चुनावी सफलता हासिल की, जिसके लिए नेतृत्व जिम्मेदारी से इनकार कर सकता था। लोकतांत्रिक सरकारों के साथ पिछले जुड़ाव से बेदाग पार्टी की युवा ऊर्जा ने भी उन्हें चुनावी बाधाओं को दूर करने में मदद की। उन्होंने लोकप्रिय मत के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया, नए, बेरोजगार और अलग थलग पड़े मतदाताओं को आकर्षित किया। हिटलर एक शक्तिशाली और मंत्रमुग्ध करने वाला वक्ता था, जिसने परिवर्तन के लिए बेताब जर्मनों के व्यापक अनुयायियों को आकर्षित किया। 1931 और 1932 में नाजी की अपील लगातार बढ़ी, जिससे अनिवार्यता की यह भावना पैदा हुई कि हिटलर सत्ता में आएगा और देश को राजनीतिक पक्षाघात, आर्थिक दरिद्रता, सांस्कृतिक शोष और साम्यवाद से बचाएगा। 1932 के वसंत में गणतंत्र के राष्ट्रपति के लिए लड़ने के बाद हिटलर और नाजियों ने जुलाई 1932 के चुनावों में 37.3% मत हासिल किए। वे जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। 1930 के बाद लगातार चुनाव प्रचार, राजनीतिक रूप से प्रेरित सड़क हिंसा के साथ नाजी पार्टी की सदस्यता 4 लाख से अधिक और 1932 में साकी 50,000 से अधिक हो गई। नवंबर 1932 के संसदीय चुनावों में मत का नाजी का हिस्सा घटकर 33.1% हो गया। इस कमी ने हिटलर की अपील को धूमिल कर दिया और
नाजी पार्टी में एक राजनीतिक और शुरुआत में हिटलर और जर्मन राष्ट्रवादियों के साथ समझौता किया। उन्होंने राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग को मना लिया कि जर्मनी अन्य विकल्पों से बाहर था। अनिच्छा से वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को 30 जनवरी 1933 को चांसलर नियुक्त किया। चांसलर के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद एडोल्फ हिटलर ने नाजी राज्य की नींव रखना शुरू कर दिया। उन्होंने जर्मनी को एकदलीय तानाशाही में बदलने के हर मौके का फायदा उठाया। अगस्त 1934 में जर्मन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग का निधन हो गया। हिटलर ने 30 जून 1934 के रोहम पर्च के साथ सेना का समर्थन हासिल किया था। उन्होंने राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया और खुद को जर्मन लोगों का फ्यूहर घोषित कर दिया। सभी सैन्य कर्मियों और सभी सिविल सेवकों ने फ्यूहर के रूप में हिटलर के प्रति व्यक्तिगत वफादारी की एक नई शपथ ली। हिटलर रीच चांसलर सरकार के प्रमुख का पद भी संभालते रहे। अब हम बात करेंगे यहूदियों के खात्मे की। होलोकॉस्ट 1933-1945। नाजी जर्मन शासन और उसके सहायकों और सहयोगियों द्वारा 60 लाख यूरोपीय यहूदियों का व्यवस्थित राज्य प्रायोजित उत्पीड़न और हत्या थी। यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम यहूदियों का खात्मे के वर्षों को 1933 से 1945 के रूप में परिभाषित करता है। होलोकॉस्ट का युग जनवरी 1933 में शुरू हुआ, जब एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आए। यह मई 1945 में समाप्त हुआ, जब मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराया। होलोकॉस्ट को कभी कभी कोट शो कोट के रूप में भी जाना जाता है। कोट आपदा कोट के लिए हिब्रू शब्द। जब वे जर्मनी में सत्ता में आए तो नाजियों ने तुरंत बड़े पैमाने पर हत्या करना शुरू नहीं किया। हालांकि उन्होंने जल्दी से सरकार का इस्तेमाल जर्मन समाज से यहूदियों को निशाना बनाने और बाहर करने के लिए करना शुरू कर दिया। अन्य यहूदी विरोधी उपायों में नाजी जर्मन शासन ने भेदभावपूर्ण कानून बनाए और जर्मनी के यहूदियों को लक्षित हिंसा का आयोजन किया। 1933 और 1945 के बीच यहूदियों का नाजी उत्पीड़न तेजी से कट्टरपंथी बन गया। इस कट्टरवाद की परिणति एक योजना के रूप में हुई जिसे नाजी नेताओं ने यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान कोट कहा। कोट अंतिम समाधान कोट यूरोपीय यहूदियों की संगठित और व्यवस्थित बड़े पैमाने पर हत्या थी। 1941 और 1945 के बीच नाजी जर्मन शासन ने इस नरसंहार को लागू किया। नाजियों ने यहूदियों को निशाना बनाया क्योंकि नाजी मौलिक रूप से यहूदी विरोधी थे। इसका मतलब यह है कि वे यहूदियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण थे और उनसे नफरत करते थे। वास्तव में यहूदी विरोध उनकी विचारधारा का मूल सिद्धांत था और उनकी विश्वदृष्टि की बुनियाद पर टिका था। नाजियों ने यहूदियों पर जर्मनी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधी समस्याएं पैदा करने का झूठा आरोप लगाया। विशेष रूप से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक में जर्मनी की हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया। कुछ जर्मन इन नाजी दावों के प्रति ग्रहणशील थे। युद्ध के नुकसान और उसके बाद के आर्थिक और राजनीतिक संकटों पर क्रोध ने जर्मन समाज में यहूदी विरोध को बढ़ावा देने में योगदान दिया। वीमर गणराज्य 1918 से 1933 के तहत जर्मनी की अस्थिरता, साम्यवाद का डर और महामंदी के आर्थिक झटके ने भी कई जर्मनों को नाजी विचारों के प्रति खींचा, जिसमें यहूदी विरोधवाद भी शामिल था। हालांकि नाजियों ने यहूदी विरोध शुरू नहीं किया था। यहूदी विरोधवाद एक पुराना और व्यापक पक्षपातपूर्ण है, जिसने पूरे इतिहास में कई रूप धारण किए हैं। यूरोप में यह प्राचीन काल से है। मध्य युग 5001-400 में
यहूदियों के खिलाफ पक्षपात मुख्य रूप से प्रारंभिक ईसाई विश्वास और विचार पर आधारित थे। विशेष रूप से यह मिथक कि यहूदी यीशु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप 1400-1800 में धार्मिक पूर्वाग्रहों में निहित संदेह और भेदभाव जारी रहा। उस समय ईसाई यूरोप के अधिकांश नेताओं ने यहूदियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अधिकांश पहलुओं से अलग कर दिया। इस बहिष्कार ने यहूदियों की रूढ़ियों में बाहरी लोगों के रूप में योगदान दिया। यूरोप के अधिक धर्मनिरपेक्ष होने के साथ कई जगहों ने यहूदियों पर अधिकांश कानूनी प्रतिबंधों को हटा दिया। हालांकि इसका मतलब यहूदी विरोधवाद का अंत नहीं था। धार्मिक विरोधवाद के अलावा 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में अन्य प्रकार के यहूदी विरोधवाद ने भी जोर पकड़ लिया। इन नए रूपों में आर्थिक, राष्ट्रवादी और नस्लीय विरोधवाद शामिल थे। 19वीं शताब्दी में यहूदी विरोधी ने झूठा दावा किया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में कई सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों के लिए यहूदी जिम्मेदार थे। नस्ल यूजेनिक्स और सोशल डार्विनवाद के सिद्धांतों ने इन नफरतों को गलत तरीके से सही ठहराया। यहूदियों के प्रति नाजी पक्षपात ने इन सभी तत्वों पर विशेष रूप से नस्लीय विरोधवाद को आकर्षित किया। नस्लीय विरोधवाद एक भेदभावपूर्ण विचार है कि यहूदी एक अलग और निम्न जाति हैं। नाजी पार्टी ने नस्लीय विरोधवाद के एक विशेष किस्म के उग्र रूप को बढ़ावा दिया। यह पार्टी की नस्ल आधारित विश्वदृष्टि की बुनियाद पर टिका था। नाजियों का मानना था कि दुनिया को अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया था और इनमें से कुछ जातियां दूसरों से श्रेष्ठ हैं। वे जर्मनों को कथित रूप से श्रेष्ठ आर्यन जाति का सदस्य मानते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्यंस अन्य निम्न जातियों के साथ अस्तित्व के लिए संघर्षरत थे, जिनकी ईसाइयों के रूप में पहचान हुई या यहूदी धर्म में जिनकी आसक्ति नहीं थी, ने यहूदियों को जर्मन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से बाहर कर दिया। 1930 के दशक के दौरान शासन ने यहूदियों पर देश छोड़ने के लिए दबाव डाला, लेकिन यहूदियों का नाजी उत्पीड़न जर्मनी के बाहर भी फैल गया। 1930 के दशक के दौरान नाजी जर्मनी ने एक आक्रामक विदेश नीति अपनाई। इसका समापन द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, जो 1939 में यूरोप में शुरू हुआ। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान क्षेत्रीय विस्तार ने अंततः लाखों यहूदी लोगों को जर्मन नियंत्रण में ला दिया। 1938 से 1939 में नाजी जर्मनी का क्षेत्रीय विस्तार शुरू हुआ। इस समय के दौरान जर्मनी ने पड़ोसी ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड पर कब्जा कर लिया और चेक भूमि पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 शुरू किया। अगले 2 वर्षों में जर्मनी ने सोवियत संघ के पश्चिमी भागों सहित यूरोप के अधिकांश हिस्से पर हमला किया और कब्जा कर लिया। नाजी जर्मनी ने इटली, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया की सरकारों के साथ गठबंधन करके अपना नियंत्रण आगे बढ़ाया। इसने स्लोवाकिया और क्रोएशिया में कठपुतली राज्य भी बनाए। इन देशों ने मिलकर एक्सिस गठबंधन के यूरोपीय सदस्य तैयार किए, जिसमें जापान भी शामिल था। 1942 तक एनेक्सेशन, आक्रमणों, व्यवसायों और गठबंधनों के परिणामस्वरूप नाजी जर्मनी ने अधिकांश यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण पाया। नाजी नियंत्रण कठोर नीतियां लाया और अंततः पूरे यूरोप में यहूदी नागरिकों की सामूहिक हत्याएं की। नाजियों और उनके सहायकों और सहयोगियों ने 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। 1933 और 1945 के बीच नाजी जर्मनी और उसके सहायकों और सहयोगियों ने यहूदी विरोधी नीतियों और उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला लागू की। ये नीतियां एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग रहीं। इस प्रकार
सभी यहूदियों ने एक ही तरह से होलोकॉस्ट का अनुभव नहीं किया, लेकिन सभी मामलों में लाखों लोगों को केवल इसलिए सताया गया क्योंकि उनकी पहचान यहूदी के रूप में हुई थी। पूरे जर्मन नियंत्रित और गठबंधन क्षेत्रों में यहूदियों के उत्पीड़न ने कई प्रकार के रूप लिए। यहूदी विरोधी कानूनों के रूप में कानूनी भेदभाव, इनमें नूरनबर्ग रेस कानून और कई अन्य भेदभावपूर्ण कानून शामिल थे। सार्वजनिक पहचान और बहिष्करण के विभिन्न रूप, इनमें यहूदी विरोधी प्रचार, यहूदी स्वामित्व वाले व्यवसायों का बहिष्कार, सार्वजनिक अपमान और अनिवार्य चिन्ह जैसे कि आर्मबैंड या कपड़ों पर पहना जाने वाला यहूदी स्टार बैज शामिल थे। संगठित हिंसा, सबसे उल्लेखनीय उदाहरण क्रिस्टालनाचट है। अलग अलग घटनाएं और अन्य नरसंहार हिंसक दंगे भी हुए थे। भौतिक विस्थापन, अपराधियों ने यहूदी व्यक्तियों और समुदायों को शारीरिक रूप से विस्थापित करने के लिए जबरन उत्प्रवास, पुनर्वास, निष्कासन, निर्वासन और यहूदी बस्ती का इस्तेमाल किया। नजरबंदी, अपराधियों ने यहूदियों को भीड़भाड़ वाली यहूदी बस्तियों, यातना शिविरों और जबरदस्ती श्रम शिविरों में नजरबंद कर दिया, जहां कई लोग भूखमरी, बीमारी और अन्य अमानवीय परिस्थितियों से मर गए। बड़े पैमाने पर चोरी और लूट, यहूदियों की संपत्ति, निजी सामान और कीमती सामान की जब्ती होलोकॉस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जबरन मजदूरी, यहूदियों को एक्सिस युद्ध प्रयासों की सेवा में या नाजी संगठनों, सैन्य और या निजी व्यवसायों के संवर्धन के लिए जबरन श्रम करना पड़ा। कई यहूदी इन नीतियों के परिणामस्वरूप मारे गए, लेकिन 1941 से पहले सभी यहूदियों की व्यवस्थित बड़े पैमाने पर हत्या नाजी नीति नहीं थी। हालांकि 1941 की शुरुआत में नाजी नेताओं ने यूरोप के यहूदियों की बड़े पैमाने पर हत्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस योजना को कोट यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान कोट कहा। यूरोपीय यहूदियों की जानबूझकर और व्यवस्थित बड़े पैमाने पर हत्या थी। यह नरसंहार का अंतिम चरण था और 1941 से 1945 तक हुआ था। हालांकि कोट अंतिम समाधान कोट शुरू होने से पहले कई यहूदी मारे गए थे। इस अवधि के दौरान अधिकांश यहूदी पीड़ितों की हत्या कर दी गई थी। कोट अंतिम समाधान कोट के हिस्से के रूप में नाजी जर्मनी ने एक अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर हत्या की। हत्या के दो मुख्य तरीके थे। एक तरीका था बड़े पैमाने पर गोलीबारी। जर्मन इकाइयों ने पूरे पूर्वी यूरोप में गांवों, कस्बों और शहरों के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की। दूसरी विधि जहरीली गैस के साथ श्वासावरोध था। हत्या केंद्रों में और मोबाइल गैस वैनों के साथ गैसिंग ऑपरेशन किए गए। बड़े पैमाने पर गोलीबारी, नाजी जर्मन शासन ने पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर नागरिकों पर गोलीबारी की। जून 1941 में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमला करने के बाद जर्मन इकाइयों ने स्थानीय यहूदियों पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू कर दी। सबसे पहले इन इकाइयों ने सैन्य उम्र के यहूदी पुरुषों को निशाना बनाया, लेकिन अगस्त 1941 तक उन्होंने पूरे यहूदी समुदायों का नरसंहार करना शुरू कर दिया था। ये नरसंहार अक्सर दिन दहाड़े और स्थानीय निवासियों के सामने और बेतहाशा आयोजित किए जाते थे। बड़े पैमाने पर गोलीबारी अभियान पूर्वी यूरोप के 1500 से अधिक शहरों, कस्बों और गांवों में हुए। स्थानीय यहूदी आबादी की हत्या का काम करने वाली जर्मन इकाइयां भयानक नरसंहार करते हुए पूरे क्षेत्र में फैल गईं। आमतौर पर ये इकाइयां एक शहर में प्रवेश करतीं और यहूदियों का इस्तेमाल कार्बन मोनोऑक्साइड के निकास के साथ पीड़ितों का दम घोंटने के लिए करते। जर्मनों ने कब्जे वाले पूर्वी यूरोप में हत्या स्थलों पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की। आमतौर पर ये बड़े शहरों के पास स्थित थे। इन स्थानों में कोवनो, कौनास में फोर्ट
रीगा में रूम्बुला और बायकर्निकी वन और मिन्स्क के पास माली ट्रोस्टेनेट्स शामिल थे। इन हत्या स्थलों पर जर्मनों और स्थानीय सहयोगियों ने कोवनो, रीगा और मिन्स्क यहूदी बस्तियों के हजारों यहूदियों की हत्या कर दी। उन्होंने इन हत्या स्थलों पर हजारों जर्मन, ऑस्ट्रियाई और चेक के यहूदियों को भी गोली मारी। माली ट्रोस्टेनेट्स में हजारों पीड़ितों की गैस वैनों में भी हत्या कर दी गई। पूर्वी यूरोप में बड़े पैमाने पर गोलीबारी करने वाली जर्मन इकाइयों में इंसत्सग्रुपेन, एसएस और पुलिस के विशेष कार्यबल, ऑर्डर पुलिस बटालियन और वैफेन एसएस इकाइयां शामिल हैं। जर्मन सेना वेहरमाच ने लॉजिस्टिकल सहायता और जनशक्ति प्रदान की। कुछ वेहरमाच इकाइयों ने नरसंहार भी किया। कई जगहों पर एसएस और पुलिस के साथ काम करने वाली स्थानीय सहायक इकाइयों ने बड़े पैमाने पर गोलीबारी में भाग लिया। इन सहायक इकाइयों में स्थानीय नागरिक, सैन्य और पुलिस अधिकारी शामिल थे। सोवियत सेनाओं से जब्त किए गए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गोलीबारी या गैस वैनों में 20 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। हत्या केंद्र 1941 के अंत में नाजी शासन ने जर्मन कब्जे वाले पोलैंड में विशेष रूप से तैयार किए गए स्थिर हत्या केंद्रों का निर्माण शुरू किया। अंग्रेजी में हत्या केंद्रों को कभी कभी कोट, विनाश शिविर कोट या कोट, मृत्यु शिविर कोट कहा जाता है। नाजी जर्मनी ने 5 हत्या केंद्र संचालित किए: चेल्मनो, बेल्जेक, सोबिबोर, ट्रेब्लिंका और ऑशविट्स बिर्केनो। उन्होंने बड़े पैमाने पर यहूदियों की कुशलतापूर्वक हत्या करने के एकमात्र उद्देश्य से इन हत्या केंद्रों का निर्माण किया था। हत्या केंद्रों पर हत्या का प्राथमिक साधन सीलबंद गैस कक्षों या वैनों में छोड़ी गई जहरीली गैस थी। जर्मन अधिकारियों ने अपने सहायकों और सहयोगियों की मदद से यहूदियों को पूरे यूरोप से इन हत्या केंद्रों तक पहुंचाया। उन्होंने हत्या केंद्रों तक के परिवहन को कोट, पुनर्वास कार्रवाई कोट या कोट, निकासी परिवहन कोट कहकर अपने इरादों को छुपाया। अंग्रेजी में उन्हें अक्सर कोट, निर्वासन कोट कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर निर्वासन ट्रेन से हुए। यहूदियों को कुशलता से हत्या केंद्रों तक पहुंचाने के लिए जर्मन अधिकारियों ने व्यापक यूरोपीय रेल प्रणाली, साथ ही परिवहन के अन्य साधनों का इस्तेमाल किया। कई मामलों में रेलगाड़ियों में रेलकार मालवाहक डब्बे थे। अन्य अधिकारियों ने सभी उम्र के यहूदियों को भीड़-भाड़ वाले रेलकार में जाने को मजबूर किया। उन्हें अक्सर कभी-कभी कई दिनों तक ट्रेन के अपने गंतव्य तक पहुंच जाने तक खड़े रहना पड़ता था। अपराधियों ने उन्हें भोजन, पानी, स्नानघरों, गर्मी और चिकित्सा देखभाल से वंचित रखा। यहूदी अक्सर अमानवीय परिस्थितियों के कारण रास्ते में मर जाते थे। विशाल संख्या में यहूदियों को उनके आने के तुरंत बाद हत्या केंद्रों में भेज दिया जाता था। कुछ यहूदी जिन्हें जर्मन अधिकारी स्वस्थ और मजबूत समझते थे, उन्हें जबरन श्रम के लिए चुना जाता था। सभी 5 हत्या केंद्रों में जर्मन अधिकारियों ने कुछ यहूदी कैदियों को हत्या की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए मजबूर किया। अन्य कामों के अलावा इन कैदियों को पीड़ितों के सामान को छांटना था और पीड़ितों के शवों को गैस चैम्बर्स से निकालना था। विशेष इकाइयों ने लाखों लाशों को बड़े पैमाने पर दफनाने, जलते हुए गड्ढों में या बड़े, विशेष रूप से तैयार किए गए श्मशान में जलाकर निपटाया। 5 हत्या केंद्रों में लगभग 27 लाख यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई। बस्तियां उन शहरों या कस्बों के क्षेत्र थे जहां जर्मन कब्जेदारों ने यहूदियों को भीड़भाड़ और गंदगी भरी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया। जर्मन अधिकारियों ने अक्सर इन क्षेत्रों को दीवारों या अन्य अवरोधों को घेरा। गार्डों ने यहूदियों को बिना अनुमति के जाने से रोका। कुछ यहूदी बस्तियां वर्षों से अस्तित्व में थी, लेकिन अन्य केवल महीनों, हफ्तों या दिनों के लिए ही निर्वासन या हत्या से पहले के स्थानों के रूप में मौजूद थीं।
जर्मन अधिकारियों ने पहले 1939 से 1940 में जर्मन के कब्जे वाले पोलैंड में यहूदी बस्तियां बनाईं। दो सबसे बड़े कब्जे वाले पोलिश शहरों वारसॉ और लॉर्ड्स में स्थित थे। जून 1941 से शुरू होकर जर्मन अधिकारियों ने भी उन्हें सोवियत संघ पर जर्मन हमले के बाद पूर्वी यूरोप में नए विजय प्राप्त क्षेत्रों में स्थापित किया। जर्मन अधिकारियों और उनके सहायकों और सहयोगियों ने भी यूरोप के अन्य हिस्सों में यहूदी बस्तियों की स्थापना की। विशेष रूप से 1944 में जर्मन और हंगेरियन अधिकारियों ने हंगरी से निर्वासन से पहले यहूदियों को केंद्रीकृत और नियंत्रित करने के लिए अस्थायी यहूदी बस्तियां बनाईं। जर्मन अधिकारियों ने मूल रूप से कब्जे वाले पूर्वी यूरोप में बड़ी स्थानीय यहूदी आबादी को अलग करने और नियंत्रित करने के लिए यहूदी बस्तियों की स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने यहूदी निवासियों को शहर और आसपास के क्षेत्र या क्षेत्र के भीतर केंद्रित किया। हालांकि 1941 की शुरुआत में जर्मन अधिकारियों ने यूरोप के अन्य हिस्सों जर्मनी सहित से यहूदियों को इनमें से कुछ यहूदी बस्तियों में भी भेजा। कई यहूदी बस्तियों में यहूदी जबरन मजदूरी जीवन की एक केंद्रीय विशेषता बन गई। मूलतः यह यहूदी बस्ती के प्रशासन के लिए भुगतान करने के साथ साथ जर्मन युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए था। कभी कभी जबरन श्रम के लिए कैद यहूदियों का शोषण करने के लिए कारखानों और कार्यशालाओं को नजदीक स्थापित किया गया था। श्रम अक्सर शारीरिक और भीषण होता था। यहूदी बस्तियों में जीवन दयनीय और खतरनाक था। वहां कम भोजन और सीमित स्वच्छता या चिकित्सा देखभाल थी। सैकड़ों हजारों लोग भूख, बड़े पैमाने पर रोग, अत्यधिक तापमान के संपर्क में, साथ ही जबरन श्रम से थकावट से मर गए। जर्मनों ने जेल में बंद यहूदियों की क्रूर पिटाई, यातना, मनमाने ढंग से गोलीबारी और मनमानी हिंसा के अन्य रूपों के जरिए भी हत्या कर दी। यहूदी बस्तियों में रहने वाले यहूदियों ने गरिमा और समुदाय की भावना बनाए रखने की मांग की। स्कूलों, पुस्तकालयों, सांप्रदायिक कल्याण सेवाओं और धार्मिक संस्थानों ने निवासियों के बीच कुछ हद तक संबंध प्रदान किया। बस्तियों में रोजमर्रा का जीवन दर्ज करने का प्रयास, जैसे कि संग्रह और गुप्त फोटोग्राफी, आध्यात्मिक प्रतिरोध के शक्तिशाली उदाहरण हैं। कई यहूदी बस्तियों में भूमिगत आंदोलन भी थे, जिन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध 1943 में वारसॉ यहूदी बस्ती विद्रोह है। 1941-1942 की शुरुआत में जर्मन और उनके सहायकों और सहयोगियों ने यहूदी बस्तियों के निवासियों की सामूहिक रूप से हत्या कर दी और यहूदी बस्ती के प्रशासनिक ढांचे को भंग कर दिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को परिसमापन कहा। यह कोट यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान कोट का हिस्सा था। यहूदी बस्तियों में अधिकांश यहूदियों की हत्या या तो पास के हत्या स्थलों पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी में या हत्या केंद्रों में निर्वासन के बाद की गई थी। अधिकांश हत्या केंद्र जानबूझकर जर्मन कब्जे वाले पोलैंड की बड़ी यहूदी बस्तियों के पास या आसानी से सुलभ रेलवे मार्गों पर स्थित थे। सबसे अधिक मात्रा में एडोल्फ हिटलर ने यूरोप के यहूदियों के नरसंहार को प्रेरित, आदेशित, अनुमोदित और समर्थन किया। हालांकि हिटलर ने अकेले यह काम नहीं किया, नहीं उन्होंने अंतिम समाधान के कार्यान्वयन के लिए कोई सटीक योजना तैयार की। अन्य नाजी नेता वे थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर हत्या का सीधे समन्वय किया, योजना बनाई और कार्यान्वित किया। उनमें से हरमन गोरिंग, हेनरिक हिमलर, रेनहार्ड हेड्रिक और एडोल्फ इचमैन थे। हालांकि लाखों जर्मनों और अन्य यूरोपीय लोगों ने होलोकॉस्ट में भाग लिया। उनकी भागीदारी के बिना यूरोप में यहूदी लोगों का नरसंहार संभव नहीं होता। नाजी नेताओं ने जर्मन संस्थानों और संगठनों, अन्य एक्सिस शक्तियों, स्थानीय नौकरशाही और संस्थानों और व्यक्तियों पर भरोसा किया।
नाजी नेताओं ने होलोकॉस्ट को अंजाम देने में सहायता करने के लिए कई जर्मन संस्थानों और संगठनों पर भरोसा किया। नाजी संगठनों के सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान कई यहूदी विरोधी कार्रवाइयां शुरू कीं और उन्हें अंजाम दिया। इन संगठनों में नाजी पार्टी, स्टॉर्मट्रूपर्स या ब्राउन शर्ट्स और एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्रन शामिल हैं। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद एसएस और उसके पुलिस सहयोगी विशेष रूप से घातक हो गए। गेस्टापो, आपराधिक पुलिस, क्रिपो और आर्डर पुलिस के सदस्यों ने यूरोप के यहूदियों की बड़े पैमाने पर हत्या में विशेष रूप से सक्रिय और घातक भूमिका निभाई। अंतिम समाधान करने में शामिल अन्य जर्मन संस्थानों में जर्मन सेना, जर्मन राष्ट्रीय रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, जर्मन सिविल सेवा और आपराधिक न्याय प्रणाली और जर्मन व्यवसाय, बीमा कंपनियां और बैंक शामिल थे। इन संस्थानों के सदस्यों के रूप में अनगिनत जर्मन सैनिकों, पुलिसकर्मियों, सिविल सेवकों, वकीलों, न्यायाधीशों, व्यापारियों, इंजीनियरों और डॉक्टरों और नर्सों ने शासन की नीतियों को लागू करना चुना। साधारण जर्मनों ने भी विभिन्न तरीकों से होलोकॉस्ट में भाग लिया। यहूदियों को पीटे जाने या अपमानित किए जाने पर कुछ जर्मन खुशी से झूम उठे। दूसरों ने नस्लवादी कानूनों और नियमों की अवहेलना करने के लिए यहूदियों की निंदा की। कई जर्मन अपने यहूदी पड़ोसियों के सामान और संपत्ति खरीदी ली या लूट ली। होलोकॉस्ट में इन जर्मनों की भागीदारी उत्साह, करियरवाद, भय, लालच, स्वार्थ, यहूदी विरोधी और राजनीतिक आदर्शों अन्य कारकों से प्रेरित थी। नाजी जर्मनी ने अकेले होलोकॉस्ट को अंजाम नहीं दिया। यह अपने सहायकों और सहयोगियों की मदद पर निर्भर था। इस संदर्भ में कोट, सहायक कोट, आधिकारिक तौर पर नाजी जर्मनी के साथ संबद्ध एक्सिस देशों को संदर्भित करता है। कोट, सहयोगी कोट, उन शासनों और संगठनों को संदर्भित करता है जिन्होंने एक आधिकारिक या अर्ध आधिकारिक क्षमता में जर्मन अधिकारियों के साथ सहयोग किया। नाजी जर्मनी के सहायकों और सहयोगियों में शामिल हैं यूरोपीय एक्सिस शक्तियां और अन्य सहयोगी शासन, जैसे विची फ्रांस। इन सरकारों ने अपने स्वयं के यहूदी विरोधी कानून पारित किए और जर्मन लक्ष्यों के साथ सहयोग किया। जर्मन समर्थित स्थानीय नौकरशाही, विशेष रूप से स्थानीय पुलिस बल। इन संगठनों ने नीदरलैंड जैसे जर्मनी से संबद्ध देशों में भी यहूदियों को घेरने, नजरबंद करने और निर्वासित करने में मदद की। सैन्य और पुलिस अधिकारियों और नागरिकों से बनी स्थानीय सहायक इकाइयां। इन जर्मन समर्थित इकाइयों ने पूर्वी यूरोप अक्सर स्वेच्छा से में यहूदियों के नरसंहार में भाग लिया। पूरे यूरोप में जिन व्यक्तियों की कोई सरकारी या संस्थागत संबद्धता नहीं थी और जो यहूदियों की हत्या में सीधे भाग नहीं लेते थे, उन्होंने भी होलोकॉस्ट में योगदान दिया। सबसे घातक चीजों में से एक जो पड़ोसियों, परिचितों, सहकर्मियों और यहां तक कि दोस्त भी कर सकते थे, वह था नाजी जर्मन अधिकारियों के लिए यहूदियों की निंदा करना। अज्ञात लोगों ने ऐसा करना चुना। उन्होंने यहूदियों के छिपने के स्थानों का खुलासा किया, झूठी ईसाई पहचान का पर्दाफाश किया और अन्यथा नाजी अधिकारियों को यहूदियों की पहचान कराई। ऐसा करके वे अपनी मृत्यु के कारण बने। इन व्यक्तियों की प्रेरणाएं व्यापक थीं। भय, स्वार्थ, लालच, बदला, यहूदी विरोधी और राजनीतिक और वैचारिक विश्वास। होलोकॉस्ट से व्यक्तियों को भी लाभ हुआ। गैर यहूदी कभी कभी यहूदियों के घरों में चले जाते थे, यहूदी स्वामित्व वाले व्यवसायों पर कब्जा कर लेते थे और यहूदियों की संपत्ति और कीमती सामान चुरा लेते थे। यह नरसंहार के साथ हुई व्यापक चोरी और लूट का हिस्सा था। अक्सर व्यक्तियों ने अपने यहूदी पड़ोसियों की दुर्दशा के प्रति निष्क्रियता और उदासीनता के जरिए होलोकॉस्ट में योगदान दिया। कभी कभी इन व्यक्तियों को बाईस्टैंडर्स कहा जाता है।
होलोकॉस्ट विशेष रूप से 60 लाख यहूदियों के व्यवस्थित राज्य प्रायोजित उत्पीड़न और हत्या को संदर्भित करता है। हालांकि वहां नाजी उत्पीड़न और हत्या के लाखों अन्य शिकार थे। 1930 के दशक में शासन ने जर्मन समाज के भीतर कई तरह के कथित घरेलू दुश्मनों को निशाना बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसे जैसे नाजियों ने अपनी पहुंच बढ़ाई, लाखों अन्य यूरोपीय भी नाजी क्रूरता के शिकार बने। नाजियों ने यहूदियों को प्राथमिकता कोट, दुश्मन कोट के रूप में वर्गीकृत किया। हालांकि उन्होंने जर्मन लोगों के स्वास्थ्य, एकता और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में अन्य समूहों को भी निशाना बनाया। नाजी शासन द्वारा लक्षित पहले समूह में राजनीतिक विरोधी शामिल थे। इनमें अधिकारी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता शामिल थे। राजनीतिक विरोधियों में ऐसे लोग भी शामिल थे जिन पर नाजी शासन का विरोध करने या आलोचना करने का शक था। राजनीतिक दुश्मन सबसे पहले नाजी एकाग्रता शिविरों में कैद हुए थे। यहोवा के साक्षियों को भी जेलों और एकाग्रता शिविरों में कैद किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने सरकार के प्रति वफादारी की कसम खाने या जर्मन सेना में सेवा करने से इनकार कर दिया था। नाजी शासन ने उन जर्मनों को भी निशाना बनाया जिनकी गतिविधियों को जर्मन समाज के लिए हानिकारक समझा गया था। इनमें समलैंगिकता के आरोपी पुरुष, पेशेवर या आदतन अपराधी होने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति और तथाकथित असामाजिक तत्व जैसे कि आवारा, भिखारी, वेश्या, दलाल और शराबियों के रूप में पहचाने जाने वाले लोग शामिल हैं। इन हजारों पीड़ितों को जेलों और एकाग्रता शिविरों में कैद कर दिया गया था। शासन ने एफ्रोजर्मनों की जबरन नसबंदी और उत्पीड़न भी किया। नाजी शासन द्वारा विकलांग लोगों को भी पीड़ित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले माना जाता है कि अस्वस्थ वंशानुगत स्थितियों वाले जर्मनों की जबरन नसबंदी कर दी जाती थी। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद नाजी नीति कट्टरपंथी हो गई। विकलांग लोगों, विशेष रूप से संस्थानों में रहने वाले लोगों को जर्मनी पर आनुवंशिक और वित्तीय बोझ दोनों माना जाता था। तथाकथित इच्छामृत्यु कार्यक्रम में इन लोगों को हत्या के लिए लक्षित किया गया था। नाजी शासन ने नस्लीय, सभ्यतागत या वैचारिक शत्रु माने जाने वाले समूहों के खिलाफ अत्यधिक उपाय किए। इसमें रोमा जिप्सीज, पोल्स, विशेषकर पोलिश बुद्धिजीवी और अभिजात वर्ग, सोवियत अधिकारी और युद्ध के सोवियत कैदी शामिल थे। नाजियों ने इन समूहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हत्याएं की। होलोकॉस्ट मई 1945 में समाप्त हुआ, जब प्रमुख मित्र शक्तियों ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराया। जैसे जैसे मित्र देशों की सेनाएं पूरे यूरोप में हमलों की एक श्रृंखला में बढ़ती गईं, उन्होंने एकाग्रता शिविरों पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने जीवित कैदियों को मुक्त कराया, जिनमें से कई यहूदी थे। सहायकों ने तथाकथित डेथ मार्च से बचे लोगों का सामना भी किया और उन्हें मुक्त भी कराया। इन जबरन मार्चों में यहूदी और गैर यहूदी एकाग्रता शिविर के कैदियों के समूह शामिल थे, जिन्हें एसएस गार्ड के तहत शिविरों से पैदल निकाला गया था। लेकिन मुक्ति समापन नहीं लाई। कई होलोकॉस्ट बचे लोगों को हिंसक यहूदी विरोधवाद और विस्थापन के चल रहे खतरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नए जीवन का निर्माण करने की मांग की थी। कई ने परिवार के सदस्यों को खो दिया था, जबकि अन्य ने अपने लापता माता पिता, बच्चों और भाई बहनों का पता लगाने के लिए वर्षों तक खोज की थी। यूरोप के सभी यहूदियों की हत्या करने के नाजी जर्मनी के प्रयासों के बावजूद कुछ यहूदी होलोकॉस्ट से बच गए। जीवित रहने ने कई प्रकार के रूप लिए, लेकिन हर मामले में जीवित रहना केवल परिस्थितियों, विकल्पों, दूसरों से मदद, यहूदी और गैर यहूदी दोनों और सरासर भाग्य के एक असाधारण संगम के कारण ही संभव था।
जर्मन नियंत्रित यूरोप के बाहर जीवित रहना। कुछ यहूदी जर्मन नियंत्रित यूरोप से निकलकर होलोकॉस्ट से बच गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले सैकड़ों हजारों यहूदी महत्वपूर्ण आप्रवासन बाधाओं के बावजूद नाजी जर्मनी से चले गए। जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मन नियंत्रण से बाहर के अन्य क्षेत्रों में आकर बस गए, वे नाजी हिंसा से सुरक्षित थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भी कुछ यहूदी जर्मन नियंत्रित यूरोप से भागने में सफल रहे। उदाहरण के लिए लगभग 2,000 पोलिश यहूदी पोलैंड के जर्मन कब्जे से निकल गए। सोवियत अधिकारियों द्वारा उन्हें पूर्व से सोवियत संघ के आंतरिक भाग में निर्वासित करने के बाद ये यहूदी कठोर परिस्थितियों में युद्ध से बच गए। जर्मन नियंत्रित यूरोप के भीतर बहुत कम संख्या में यहूदी बच गए। उन्होंने अक्सर ऐसा बचाव कर्मियों की मदद से किया। बचाव के प्रयास व्यक्तियों की अलग अलग कार्रवाइयों से लेकर संगठित नेटवर्क तक, छोटे और बड़े दोनों तरह के होते हैं। पूरे यूरोप में ऐसे गैर यहूदी थे जिन्होंने अपने यहूदी पड़ोसियों, दोस्तों और अजनबियों को जीवित रहने में मदद करने के लिए गंभीर जोखिम उठाया। उदाहरण के लिए उन्होंने यहूदियों के लिए छिपने के स्थान दिए, झूठे कागजात खरीदे जो सुरक्षात्मक ईसाई पहचान दिखाते थे, या उन्हें भोजन और आपूर्ति देते थे। अन्य यहूदी पक्षपातपूर्ण प्रतिरोध आंदोलनों के सदस्य के रूप में जीवित रहे। अंत में कुछ यहूदियों ने भारी बाधाओं के बावजूद एकाग्रता शिविरों, यहूदी बस्तियों और यहां तक कि हत्या केंद्रों में कैद से बचने में कामयाबी हासिल की। जबकि होलोकॉस्ट युद्ध के साथ समाप्त हुआ, आतंक और नरसंहार की बपौती समाप्त नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 60 लाख यहूदी और लाखों अन्य लोग मारे गए थे। नाजी जर्मनी और उसके सहायकों और सहयोगियों ने पूरे यूरोप में हजारों यहूदी समुदायों को तबाह या पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। होलोकॉस्ट के परिणाम में जो यहूदी बच गए, उन्हें अक्सर अपने पूरे परिवार और समुदायों को खोने की दर्दनाक वास्तविकता का सामना करना पड़ा। कुछ घर जाने में सक्षम थे और उन्होंने यूरोप में अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना चुना। युद्ध के बाद की हिंसा और यहूदी विरोधी भावना के कारण कई अन्य लोग ऐसा करने से डरते थे। युद्ध के तुरंत बाद की अवधि में जो लोग घर नहीं लौट सकते थे या नहीं लौटते, वे अक्सर खुद को विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में रखते थे। वहां कई लोगों को नए घरों में आप्रवास करने में सक्षम होने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था। होलोकॉस्ट के परिणाम में दुनिया ने नरसंहार की भयावहता से निपटने, पीड़ितों को याद करने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए संघर्ष किया है। ये महत्वपूर्ण प्रयास जारी हैं। 30 जनवरी 1933 को जर्मन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग द्वारा एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। हिटलर नाजी पार्टी का नेता था। नाजी पार्टी का पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था। इसके सदस्यों को अक्सर नाजी कहा जाता था। नाजी मूल रूप से दक्षिणपंथी, यहूदी विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी और लोकतंत्र विरोधी थे। हिटलर ने तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा नहीं किया और हिटलर सत्ता के लिए सीधे तौर पर निर्वाचित नहीं था। हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी की कानूनी राजनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए सत्ता में आए। हिटलर को 1933 में चांसलर नियुक्त किया गया क्योंकि उस समय जर्मनी में नाजी पार्टी लोकप्रिय थी। हालांकि नाजी पार्टी हमेशा इतनी लोकप्रिय नहीं थी। वास्तव में जब 1920 के दशक की शुरुआत में नाजी आंदोलन पहली बार शुरू हुआ, तो यह छोटा, अप्रभावी और सीमांत था। 1920 के दशक की शुरुआत में जर्मनी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अशांति का समय था। यह अशांति प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का सीधा परिणाम थी।
जर्मनी युद्ध हार गया। परिणामस्वरूप जर्मन साम्राज्य का पतन हो गया। इसकी जगह एक नए लोकतांत्रिक गणराज्य ने ले ली। इस नई जर्मन सरकार को वेमर गणराज्य कहा जाता था। जून 1919 में वेमर गणराज्य के जर्मन नेताओं को वर्सेल्स की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू करने के लिए दंडित किया। 1920 के दशक की शुरुआत में वेमर गणराज्य 1918 से 1933 को राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। युद्धकालीन तबाही के परिणामस्वरूप एक आर्थिक संकट पैदा हो गया था। जर्मन युद्ध के ऋणों के कारण अति मुद्रास्फीति और मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। ऐसे राजनीतिक आंदोलन भी थे जिन्होंने नई सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की। वे राजनीतिक पटल पर बाएं से दाएं बहुत दूर तक मौजूद थे। उनके सदस्य जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के असंतोष के बाद प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन वे अधिक असंतोष और कभी-कभी हिंसा को भी बढ़ावा दे रहे थे और बो रहे थे। एक समूह जो विशेष रूप से चेतावनी का कारण बना, वह था जर्मन कम्युनिस्ट शहर में स्थित थी। लेकिन नवंबर 1923 में इस आंदोलन को पूरे जर्मनी में देखा गया। उस महीने एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने हिंसक रूप से सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस असफल तख्तापलट को बियर हॉल पुट्स के नाम से जाना जाता है। हिंसा से सरकार का तख्ता पलटने में विफल रहने के बाद हिटलर और नाजियों ने रणनीति बदली। 1920 के दशक के मध्य से उन्होंने चुनाव जीतने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन नाजी पार्टी मतदाताओं को तुरंत आकर्षित करने में सफल नहीं हुई। 1928 में नाजी पार्टी ने जर्मन संसद के चुनावों में राष्ट्रीय मत के 3% से भी कम की जीत हासिल की। हालांकि 1930 में शुरू होकर नाजी पार्टी ने अधिक मत हासिल करना। 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी एक आर्थिक और राजनीतिक संकट में था। 1929 के पतन की शुरुआत में महामंदी के रूप में जाना जाने वाला एक वैश्विक आर्थिक संकट था। लाखों जर्मनों ने अपनी नौकरी खो दी। 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी में बेरोजगारी, भूख, गरीबी और बेघर होना गंभीर समस्याएं बन गया। जर्मन सरकार महामंदी के कारण पैदा हुई समस्याओं को हल करने में विफल रही। जर्मनी राजनीतिक रूप से विभाजित था। इसने जर्मन संसद में असहमतियों के कारण नए कानूनों को पारित करना लगभग असंभव बना दिया। कई जर्मनों ने अपने नेताओं की शासन करने की क्षमता में विश्वास खो दिया। नाजी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक समूह अधिक प्रमुख हो गए। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक अराजकताओं का फायदा उठाया। उन्होंने राजनीतिक गतिरोध से तंग आ चुके जर्मनों को आकर्षित करने के लिए प्रचार का इस्तेमाल किया। सितंबर 1930 में जर्मनी में संसदीय चुनाव हुए। महामंदी लगभग 1 वर्ष चली। नाजियों को 18% मत मिले। इसने कुछ जर्मनों को झकझोर दिया, विशेष रूप से उन लोगों को जो यह मानते थे कि नाजी एक चरमपंथी, सीमांत राजनीतिक आंदोलन थे। एडोल्फ हिटलर और नाजियों ने एक मजबूत जर्मनी बनाने का वादा करके अनुयायियों का विश्वास जीत लिया। नाजियों ने वादा किया, अर्थव्यवस्था को ठीक करना और लोगों को काम पर वापस लाना, एक महान यूरोपीय और यहां तक कि विश्व शक्ति की स्थिति में लौटाना, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हारे हुए क्षेत्र को फिर से हासिल करना, एक मजबूत सत्तावादी जर्मन सरकार बनाना और सभी जर्मनों को नस्लीय और जातीय आधार पर एकजुट करना। नाजियों ने लोगों की आशाओं, डरों और पूर्वाग्रहों पर खेला। उन्होंने स्केपगोट्स को भी पेश किया। उन्होंने झूठा दावा किया कि जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया गया था। यह दावा नाजियों की यहूदी विरोधी और नस्लवादी विचारधारा का हिस्सा था।
नाजियों ने 1930 के दशक की शुरुआत में मतदाताओं पर जीत हासिल करना जारी रखा। जुलाई 1932 के संसदीय चुनावों में नाजियों ने 37% मत हासिल किए। यह किसी भी अन्य पार्टी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों से अधिक मत थे। नवंबर 1932 में मत का नाजी का हिस्सा गिरकर 33% हो गया। हालांकि यह अभी भी किसी भी अन्य जीती पार्टी की मतों की तुलना में अधिक था। नाजी पार्टी की चुनावी सफलताओं ने उनके बिना जर्मनी पर शासन करना मुश्किल कर दिया। हिटलर और नाजियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ काम करने से मना कर दिया। हिटलर ने चांसलर नियुक्त करने की मांग की। जर्मन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने शुरू में इस मांग का विरोध किया। हालांकि उन्होंने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर पद देकर नियुक्त किया गया। हिंडनबर्ग ने एक राजनीतिक सौदे के परिणामस्वरूप हिटलर को इस पद पर नियुक्त किया। कुछ रूढ़िवादी राजनेताओं ने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को नियुक्ति करने के लिए मना लिया। वे अपने उद्देश्यों के लिए नाजी पार्टी की लोकप्रियता का उपयोग करना चाहते थे। उन्हें गलती से विश्वास हो गया था कि वे हिटलर को नियंत्रित कर सकते हैं। जनवरी 1933 में हिटलर तुरंत एक तानाशाह नहीं बना। जब वह चांसलर बना, तानाशाह बनाने के लिए मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल किया। अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग का निधन हो गया। हिटलर ने खुद को जर्मनी का फ्यूहर नेता घोषित कर दिया। तब से हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। 28 जून 1919 वर्सेल्स की संधि। जर्मनी नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हार गया। जर्मन के लोग हैरान और भयभीत हो गए। एडॉल्फ हिटलर सहित कई लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि नुकसान सच में हुआ है। वे यहूदियों और कम्युनिस्टों को जर्मनी की हार के लिए झूठा दोष देते हैं। यह झटका जून 1919 में बुरा हो गया, जब जर्मनी को वर्सेल्स की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। संधि जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है। जर्मन के कई लोगों को लगता है कि संधि की शर्तें बहुत कठोर हैं। जर्मनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति से हुए नुकसान के लिए भारी भुगतान करने पड़ते हैं। साथ ही संधि के अनुसार जर्मन की सेना 1 लाख सैनिकों तक सीमित है। अंत में जर्मनी को अपने पड़ोसियों को क्षेत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाजी पार्टी वर्सेल्स की संधि को उल्टाने को अपने राजनीतिक मंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। कई जर्मन इस नाजी वादे का स्वागत करते हैं। नवंबर 9, 1923 बियर हॉल पुट्स। 1920 के दशक की शुरुआत में नाजी पार्टी एक छोटा चरमपंथी समूह है। वे बलपूर्वक जर्मनी में सत्ता हथियाने की उम्मीद करते हैं। 9 नवंबर 1923 को एडॉल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने बवेरिया राज्य की सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया। वे म्यूनिख शहर के एक बियर हॉल में इसकी शुरुआत करते हैं। साजिशकर्ता बर्लिन पर कूच करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे बुरी तरह विफल हो जाते हैं। म्यूनिख पुलिस हिटलर के 1 दर्जन से अधिक समर्थकों को मार डालती है। हिटलर और दूसरों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और राजद्रोह का दोषी ठहराया गया। इस तख्तापलट की कोशिश को बियर हॉल पुट्स कहा जाता है। बियर हॉल पुट्स की विफलता नाजी नेताओं को उनकी रणनीति बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है। बल का प्रयोग करने के बजाय नाजियों ने चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। 24 और 29 अक्टूबर 1929 न्यूयॉर्क में शेयर बाजार लुढ़कता है। न्यूयॉर्क में शेयर बाजार लुढ़कता है और दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा होता है। इस संकट को महामंदी कहा जाता है। 1920 के दशक के अंत तक
अमेरिकी और जर्मन अर्थव्यवस्थाएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। यह आर्थिक संबंध प्रथम विश्व युद्ध के मुआवजे के भुगतानों से संबंधित वित्तीय वार्ताओं का सीधा परिणाम है। इस प्रकार शेयर बाजार में गिरावट जर्मनी को रातों रात प्रभावित करती है। जर्मनी में जून 1932 तक करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये आर्थिक स्थितियां नाज़ीवादों को मतदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाती हैं।